नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन में सदन में हुए हंगामे की। आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डाडम हादसे को लेकर जमकर तीखी नोकझोंक हुई, जहां विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो सरकार ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि पहले ही 3 कमेटियां मामले की जांच कर रही हैं, ऐसे में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उधर किरण चौधरी ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सदन में गूंजा है, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई है। इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा विधानसभा के छठे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डाडम मामले पर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। सीएम ने कहा कि अभी 3 अलग अलग समितियां जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। मैं स्वयं वहां गया था मौके पर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया। 1 मिनट बैठ जाओ, फिर दे देना आप जवाब। मंत्री जी ने जवाब दिया कि मौके पर जो था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे इतनी खुदाई नहीं हुई। यही दिया जवाब आपने। उसके साथ वाले पहाड़ में कितनी हुई हुई है, साथ कितनी हुई हुई है, आप जाके देखो। नहर बंद है, इतनी गहराई 800, 700, 700 फुट तक जो लोगों ने बताया। पंचायत की जमीन है, पंचायत को उसका हिस्सा नहीं दिया गया। और जो इन्होंने वेदपाल जी का नाम लिया, किसी वेदपाल का, अब तो कह रहे हैं उसने तो 150 करोड़ ऑफर किए थे, अब चला कौन रहा है उसको? फिर आगे चलाने की इजाजत किसको दी आपने? उसी वेदपाल को, जो उसको मैनेज कर रहा है। सब तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है ये। अब फॉल्ट किसी न किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे आईएएस एसएस प्रसाद के अध्यक्षता में वो एसआईटी बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए। एक दूसरा, माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया। उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे, उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जिनकी अध्यक्षता में एनजीटी जस्टिस प्रीतपाल, नहीं एनजीटी, आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज सीबीआई दो, आज ये करो वो करो, सीबीआई को देने लायक केस बनेगा तो जरूर देंगे। एक मिनिस्टर कह रहा है 2014 में हुई है, 2014 को 2021 हो गए, 7 वर्ष हो गए। तो फिर आपने 2014 वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोए हुए थे आप। ये जो अवैध खनन है, इस पे रोक लगी थी, और रोक भी किसी और ने नहीं लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई थी। रोक लगाने के बाद जब ये दोबारा शुरू करी गई, इसको 1 जनवरी 2022 को फिर से शुरू कर दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शुरू करी गई थी तो माइनिंग विभाग की कोई टीम वहां पे गई थी, जिसने जाकर के वहां ये देखा था कि ये जो खनन अब शुरू होगा, ये फिर से पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? इसमें कोई शुरू करने पे किसी की जान माल का खतरा है कि नहीं है? आपने उसमें जाकर के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनवाई सरकार की तरफ से कि उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तुम अपनी माइनिंग शुरू कर ले। डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए
और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री का तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। रजवाड़ों के साथ लगते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में खोदा हुआ पाया गया, खनन के गड्ढे साथ मिला हुआ पाया गया, जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उस पर माइनिंग की महत्वपूर्ण ढांचा और यह कुछ समय के लिए प्रयोग में नहीं रहा वैसे ही पड़ा है। उपायुक्त भिवानी के अवैध खनन के पट्टाधारक कार्रवाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। जो भी हैं जिनमें इस पे जो लोग हैं, कहीं नहर का है, पानी का है, कोई इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिसका दबाव कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है, बिल्कुल मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इट इज पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहे, किसानों के पास जाए, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें। जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। वो कहेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 6ठा दिन था। 16 मार्च तक सदन में बजट पर चर्चा होगी और 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। लेकिन आज जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी सदन हंगामेदार रहे। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से नमन मलिक जी रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेश रोड जी रहेंगे और इनेलो की ओर से हमारे साथ सुखबीर तंवर जी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रोड साहब, मैं आपके पास आते हुए सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है कि सरकार जब बार बार कह रही है कि पूरे मामले की जांच चल रही है, 3 कमेटियां इस मामले की जांच कर रही हैं, ऐसे में सीबीआई जांच की मांग कर देना, जल्दबाजी इसमें करना, आपको लगता है उचित है? ये देखिए अमित जी, 7 साल के आसपास का समय अभी सरकार को हो चुका है और इलीगल माइनिंग जो आज सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है और जांच की बात बाद में आती है। सरकार ये भी बताने में नाकामयाब रही है हमारे विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं को। हमारी पूर्व सीएलपी लीडर ने एक क्वेश्चन किया था विधानसभा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से या उनके मंत्रियों से कि क्या आप ये मानते हैं कि हरियाणा में इलीगल माइनिंग, अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है? यस और नो में ही जवाब दीजिएगा। लेकिन सरकार यस और नो भी नहीं बता पाई। इससे आप किस आकलन पे, किस निचोड़ पे पहुंचते हैं? क्या किसी कमेटी से आप अपेक्षा कर सकते हैं जब एक सरकार
जो जनता के द्वारा चुनकर बिठा दी गई है चंडीगढ़ में, वो सरकार जब हाँ ना नहीं बता पा रही, तो क्या कुछ छोटे स्तर के रिटायर्ड IAS अधिकारी या फिर जो भी लोग हैं, तो वो कमेटी में दूध का दूध या पानी का पानी कर पाएंगे? मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये मानना है कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, किसी भी कमेटी को किसी निर्णय पर पहुंचने में असफलता ही याद लगती है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं, मुख्यमंत्री ने ये कहा सदन के अंदर, रोड साहब मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये कहा, और जब उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी रोड साहब उन्होंने कहा है कि तीन कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा सरकार को लगेगा कि ये तीनों कमेटियों की जो जांच रिपोर्ट है, अगर सरकार उससे संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन हर मामले में सीबीआई जांच की मांग करना क्या आपकी आदत बन गई है? क्या विपक्ष की आदत बन गई है कि हर मामले की सीबीआई जांच कर देना, जब राज्य की एजेंसियां उसमें सक्षम है? ऐसे में केंद्र की कोई जांच एजेंसी किसी भी मामले की जांच करे राज्य के मामले की, तो क्या वो उचित है? आप मुझे बिल्कुल सही रास्ते पर ले आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो फेलियर हुई है वो माइनिंग की केंद्र सरकार की एजेंसी की हुई है। जो डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी होता है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मनोहर खट्टर जी की हरियाणा सरकार के अंदर नहीं आता है। सरकार सिर्फ वैट का, टैक्स का, ये चीजें करती है। फॉरेस्ट विभाग हरियाणा का हो सकता है, लेकिन माइन सेफ्टी की उल्लंघना की गई तभी तो गार्डन में 5 मजदूरों की मृत्यु हुई। अकाल मतलब वो बेचारे चल गए, उनके अभिभावकों को देखना क्या गुजरी होगी, और पता नहीं कितने ट्रैक्टर मशीनरी दबी उसके बाद। ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। माइनिंग में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल आपको स्लोप वाइज माइनिंग करनी होती है, लेकिन वहां पर 90 डिग्री के ऊपर एकदम वर्टिकल सीधा पहाड़ खड़ा कर दिया गया था काट के जी। वो इलीगल माइनिंग मानी जाती है। उस समय सेंटर में कोई नेहरू जी की सरकार तो चल नहीं रही। माननीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, उनके अधीन माइन सुरक्षा का महकमा आता है, माइन सेफ्टी जिसको बोलते हैं। गाजियाबाद में कार्यालय होता है उनका। तो क्या माइन सेफ्टी का विभाग एक 90 डिग्री पे खड़ी हुई चट्टानों को सीधे भाग नहीं पाया, देख नहीं पाया? हर महीने उनका क्या इंस्पेक्शन बनता है? तो ठीक है, चलिए ठीक है। रोड साहब मैं लौटूंगा आपके पास। रोड साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, और आपकी आवाज भी ठीक से आ नहीं रही है, इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं, हम इसको भी दुरुस्त करते हैं जी। रोड साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास जी। रोड साहब मैं आपके पास आऊंगा। मलिक साहब मैं अब आपके पास आ रहा हूँ सर, और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर कि जब आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की डाडम हादसे की तीन जो जांच एजेंसी हैं, तीन जांच हमने इस पूरे मामले को लेकर बिठा रखी है। जब तीन जांच बिठा रखी है सर, 2.5 महीने हो गया इस पूरे मामले को, एक भी जांच रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई है? बड़ा सवाल जो विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है। 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 1 जनवरी को यह हादसा हुआ था सर, और आज 14 मार्च हो गई सर। तो अब तक इस पूरे मामले में एक भी जांच रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई है? पहला सवाल। और दूसरा यह है मलिक साहब, भाई अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष की मांग उचित है अनुचित है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार विपक्ष को अभी तक यह भरोसा क्यों नहीं दिला पाई है कि हमारी राज्य की जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है? ऐसे में सीबीआई की जांच उचित है अनुचित है, ये आप बता क्यों नहीं पाए विपक्ष को? देखिए, ये वो विपक्ष है जिसने मात्र 3 दिन के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी थी। अब ऐसी जांच के लिए, और मेरे को याद आता है उस टाइम अभय सिंह चौटाला भी, उन्होंने पूरी एक फहरिस्त दी थी माननीय राज्यपाल जी को, और उस समय भी ये स्पष्ट था कि जिस प्रकार से जांच इन्होंने कराई है या आदत इन्हें है जांच की, वो शायद जांच हम नहीं करवा पाए। जो 3 दिन में एक व्यक्ति जिसके ऊपर अब पर्चे दर्ज हैं और वो कानूनी प्रक्रिया से चल रहा है, तो ऐसी जांच तो साहब हम नहीं करवा पाएंगे। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, और उसके साथ साथ जिसके ऊपर आरोप लगे हों उसको भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत
उन्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत हो, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वह अन्य को है, ऐसे ही दीपेंद्र हुड्डा को है। तो मेरे को ये लगता है कि या तो आप न्याय की अनुपालना करें और या आप अपनी फैमिली रन। नहीं, आप मलिक साहब आप मेरे सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पर आप सवाल खड़ा करिए, कांग्रेस की मंशा पर आप सवाल खड़ा करिए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ हुआ आप उसको कहिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, वो आपका पूरा अधिकार है सर। लेकिन मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है इस पूरे मामले को, अब तक कोई भी जांच रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई है कि आखिर क्यों ये डाडम हादसा हुआ था। खनन मंत्री बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई अवैध खनन की बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अवैध खनन हुआ ही नहीं है, अवैध खनन वाली बात ही नहीं है। तो सवाल यह है कि सर सच तो सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से आना चाहिए, एक पूरी प्रक्रिया से आना चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि प्रदेश की सरकार को, किसी भी प्रदेश की सरकार को, जिस प्रकार से इन लोगों ने 3 दिन में वो एक व्यक्ति को बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया, एक परिवार को पाक साफ घोषित कर दिया, उस समय मुख्य विपक्षी दल इनेलो था, उसने बाकायदा उसके बाद भी एक बड़ी फहरिस्त दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के समय पे क्या ये एक मानक होना चाहिए कि आप हॉटस्पॉट करके एक जांच कर दें, या ये मानक होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से हो और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आए तो जो सरकार है वो भी अपना पक्ष रखे कोर्ट में और जिनके ऊपर आरोप लगे वो भी पक्ष रखे अपना कोर्ट में। पद्धति तो यही है ना। तो क्या हम पद्धति को छोड़ के संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, न्यायपालिका के लिए जो चीजें लिखी हुई हैं, उन सबको छोड़ के एक अपनी मनमर्जी से जिसको मन चाहा छोड़ने। नहीं, लेकिन मलिक साहब सवाल तो ये भी है ना, फिर मलिक साहब सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना आपसे, फिर खनन मंत्री इस बात पर जोर कैसे दे रहे हैं जब जांच अभी चली रही है। आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी की ओर से भी ये बात कही गई कि पूरे मामले की जांच चल रही है। सवाल यह है कि जब जांच चली रही है तो ये मूलचंद शर्मा जो खनन मंत्री है उन्होंने ये कैसे तय कर लिया कि अवैध खनन हुआ ही नहीं, जो खनन हुआ था वो वैध तरीके से हो रहा था। तो भाई जांच होने दीजिए ना, उससे पहले ये कह देना कि अवैध खनन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी जवाब क्या ये ठीक है? कुछ चीजें प्राइमा फेसी होती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो पूरी जांच डिटेल रिपोर्ट के बाद बोली जाती हैं। मैं ये मानता हूं प्राइमा फेसी जो उनको दिखा होगा उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी करी है, लेकिन क्या ये जांच की रिपोर्ट है? मेरे को नहीं लगता कि ये जांच की रिपोर्ट है। जिस समय जांच की रिपोर्ट आएगी उस समय वो भी तथ्य सामने आ जाएंगे और प्राइमा फेसी अगर कुछ दिखता है तो उसको वर्णित करना कुछ गलत नहीं है। जी नहीं, लेकिन मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, और आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा मलिक साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कि डाडम हादसा होता है उसको कुछ ही दिन के बाद नांगल चौधरी में एक बड़ा हादसा हो जाता है जहां एक मजदूर की जान चली जाती है, कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। तो एक के बाद एक अगर ऐसे मामले सामने आएंगे सर तो विपक्ष का तो फर्ज है ना ऐसे मामलों को उठाना और सरकार के संज्ञान में उनको लाना। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सरकार क्या सही दिशा में ऐसे मामलों को लेकर आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हर किसी के जहन में। सरकार पूर्ण रूप से जिस प्रकार से कानूनिक परिधि है उसके हिसाब से चल रही है, लेकिन मैं विपक्ष का भी साधुवाद करता हूं, उन्होंने कहीं तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उठा ही सही लेकिन कर तो रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। तंवर साहब, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है बड़े पैमाने पर अवैध खनन, और वो ये भी कह रहे हैं कि कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन कर प्रदेश के राजस्व को सालाना 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। और यह भी दावा किया अभय सिंह चौटाला ने कि अवैध खनन कर डाडम पहाड़ को खोदकर पाताल में मिला दिया गया है, और आप इसे एक बड़े घोटाले का नाम भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सर सरकार की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है, खनन मंत्री की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि घोटाला हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, तो फिर राजस्व कैसे बढ़ रहा है, फिर खनन के जरिए रेवेन्यू सरकार को कैसे ज्यादा मिल रहा है? वो आपकी सरकार की तुलना करते हैं, वो कांग्रेस सरकार की तुलना करते हैं जब आपकी और कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, वो बताते हैं कि आपके समय में कितना रेवेन्यू मिलता था इससे और अब कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तंवर साहब, देखिए जिस प्रकार से आपने बात रखी, जिस प्रकार से रमन मलिक जी ने बात रखी, रोड साहब ने बात रखी, मेरा तो सिर्फ
कहना ये है, क्योंकि जो अभय सिंह चौटाला साहब ने जो विधानसभा में कहा वो विधानसभा के पटल पे है। आप देखिए कि जिस कंपनी को खनन विभाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि इनके पास संभव नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है, वो कंपनी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को अपना आवेदन देती है और उसी आवेदन पे उस कंपनी को ये खनन का ठेका मिल जाता है। और उसके बाद जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, ये देश और प्रदेश की जनता तय करे कि आखिर जिस जो कंपनी थी उसको खनन विभाग में दरखास्त देनी चाहिए थी या मुख्यमंत्री जी से मिलकर देनी चाहिए थी, ये देश प्रदेश की जनता तय करेगी। अभी रमन मलिक जी हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं, अभी कह रहे थे कि भाई हम कांग्रेस की तरह नहीं करेंगे और जो भी आईवास करने का प्रयास कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूछना यह चाहता हूं, शराब घोटाले में जो एससीटी बनी थी, क्या वो उसका कोई रिपोर्ट आई क्या? कितना लंबा समय हो गया, 2 साल से ज्यादा। और जिस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाले में किसी को दंडित किया गया, भैया ये देश प्रदेश हर बात को देख रहा है। चलो ठीक है, आपको जिस प्रकार से सफलता मिली 4 राज्यों में, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जिस प्रकार का आपका विषय पंजाब में भी रहा, उस पर भी चिंतन का विषय है। और इसके अलावा जो आप जिस प्रकार की बात कर रहे थे, अभी आपके प्रोमो में दिखाया गया, यूरिया और डीएपी, जिस प्रकार से कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया और ये कहा आंकड़ों की बाजीगरी पुनः करने का प्रयास किया, क्या इस हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं जानती है कि किस प्रकार से बुआई के समय डीएपी की किल्लत रही और पूरे सीजन में जिस प्रकार से यूरिया नहीं मिला, जिस प्रकार से लाइनें लगी? आप अपनी सेकी बगाड़ते रहो, इससे क्या होगा? इस बात का जवाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता है, जो किसान है, जो मेहनत कर, जो रात सुबह थानों में आप खाद बिटवा रहे हो। इसके अलावा जब ये 3 जांच करवा रहे हैं, अरे भाई 3 जांच क्यों करवा रहे हो? आप एक ही जगह कर दो ना सारी जांच शिफ्ट। जब विपक्ष ये कह रहा है, अगर आपको लगता है कि आप दूध के धुले हो, हालांकि दूध के धुले तो है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से आवेदन पे सीधा कह दिया कि चलो दे दो इनको, वो अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है कि इस मामले का असल विषय क्या है। इसके अलावा जो विगत में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में अस्तित्व में आई और उसके बाद 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के उदाहरण, मैं कहना नहीं चाहता आज विषय वो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एचपीएससी में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे एक अधिकारी करोड़ों रुपए लेके जिस प्रकार से जी पारदर्शिता की बात करते हैं, वो पारदर्शिता तो उसी वक्त विखंडित होगी जब इनके एचपीएससी में करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा था। और इसके अलावा रमन मलिक जी गुड़गांव से हैं, जिस प्रकार से आज गुड़गांव के जिला अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इन्हीं के लगाने वाले, इन्हीं के करने वाले, इन्हीं के करवाने वाले, जिस प्रकार से गुड़गांव जिला की अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी पुलिस प्रशासन के साथ मिलके पत्रकारों को बंधक बना के और जिस प्रकार से वीडियो डिलीट करवाया गया, ये अपने आप में बहुत अपने आप में इस कितना भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है, जिस क्या खेल चल रहा है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। खैर, इंडियन नेशनल लोकदल की जिम्मेदारी है कि जो भी अनियमितताएं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अतीत में और अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में चल रही है, हमारा काम यह है कि उनको प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक उस अनियमितता को बचाए। बाकी तो इनका जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं, सबको पता है कि हालात क्या है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। मलिक साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आपके पास ही लौटूंगा। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा आज हम इस बात को लेकर भी करने वाले हैं क्योंकि प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सदन में हंगामा किया गया। किरण चौधरी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया, उस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही खनन को लेकर, जिसमें विपक्ष का यह बार बार आरोप है कि अवैध खनन किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले। काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर। कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा। क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर केवल हर खबर हरियाणा पर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले। काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर। कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा। क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरीके से की नोकझोंक हुई है और डाडम हादसे को लेकर कई तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से, नेलो पार्टी की ओर से उठाए गए। हालांकि जब खनन की बात की जाती है तो एक रोचक बात यह भी है, एक रोचक तथ्य यह भी देखने को मिलता है कि खनन के साथ अवैध जरूर लगता है। यानी कि जब आप खनन का नाम लेते हैं या जब खनन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके सामने अगर आप अवैध ना लगाएं तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। और इसीलिए इसको लेकर सरकार का बार बार यह कहना है कि अवैध जैसी तो कोई बात ही नहीं है, खनन जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आपका हम परिचय करा देते हैं। मलिक साहब हमारे साथ हैं, रमन मलिक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोड साहब हमारे साथ हैं, सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तंवर जी हमारे साथ हैं, सुखबीर तंवर जी जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। मलिक साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बीच में गूगल कर रहे थे और कुछ तथ्य निकालने की आप कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी पार्टी का प्रवक्ता, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जब तथ्य के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी बातें रखता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसा कोई तथ्य आप रखना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, रखिए सर, स्वागत है कर रहा था जी। मैं गूगल नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बता सकता हूँ। अभी मेरे भाई तंवर साहब बोल रहे थे कुछ गुरुग्राम के विषय में, तो मैं सिर्फ इतना सी चीज उनको बोलूंगा कि इस समय सिटी मजिस्ट्रेट को डीसी साहब ने बोला कि इस जो भी आवेदक है इसका पता करिए और अगर कोई आवेदक है तो उससे लाके उसे सामने उसके साक्षात कराइए ताकि हम इसकी इंक्वायरी करें। ना वो एड्रेस मिला, ना वैसा कोई व्यक्ति मिला है। अब कोई भी हवा में छोड़ दे तो मैं उसका कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर तंवर साहब, मैं आपसे आज हर समय हरियाणा पे बोल रहा हूँ, अगर आपके पास
या किसी के पास भी, जो भी इस टेलीकास्ट को भी देख रहा है, अगर कोई भी साक्षात इस संबंधित है तो मैं कंप्लेनेंट बनूंगा। आप वो साक्षात मेरे को दीजिए। मैं आपके चैनल पे बाकायदा ये बोल रहा हूं कि मैं कंप्लेनेंट खुद बन के जो कंप्लेंट है वो दर्ज भी कराऊंगा और उसको फॉलो अप भी करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे को साक्षात दे दीजिए, जो कि झूठा ना हो, सच्चा साक्षात हो, मैं करने को तैयार हूं। इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति क्या बोल सकता है, आप बताइए, और कर सकता है। ठीक है रोड साहब देखिए, जिस प्रकार से रमन मलिक जी कह रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ तंवर जी, आ रहा हूँ मैं। रोड साहब का बहुत देर से नंबर नहीं आया, आरोप लग जाएगा मेरे ऊपर कि मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। सबको बराबर का मौका देना है सर। जी रोड साहब बोलिए। ने जो कहा ना, 1 मिनट। हाँ मैं तंवर साहब आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी रोड साहब। जी अमित जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे साथी मलिक साहब ने खुद ही एक बड़ी अच्छी बात बोली कि 3 दिन में उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार ने रिपोर्ट दे दी। तो आपको सीख लेनी चाहिए कि 3 दिन में हम तो ये कह रहे हैं, आप ये बता दो इलीगल माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। विधानसभा में पूछ रहे हैं हाँ अपना, साथी सरकार ये हार नहीं बता रही है। और 3 दिन में अगर हमने रिपोर्ट दी तो उसके बाद रोड साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ रोड साहब, ये दिक्कत आपकी चल रही है थोड़ा सा, कि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। जी अमित जी शायद अब आएगी। जी आप थोड़ा नजदीक से बोलिए, आप दूर से बोल रहे हैं, इस वजह से इको प्रॉब्लम हो रही है। वो ज्यादा कर रही है, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ आप थोड़ा नजदीक से बोलिए, आप दूर से बोल रहे हैं, इस वजह से इको प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मलिक साहब ने कहा कि 3 दिन में कांग्रेस सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी थी, हाँ या ना, हम भी यही चाह रहे हैं ना कि इलीगल माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कि आप हाँ ना तो बताइए। सरकार को विधानसभा में हम यही तो पूछ रहे हैं। और एक बात इस संदर्भ में और कहना चाहता हूँ कि 3 दिन में कांग्रेस सरकार ने, इन्होंने श्री वाड्रा जी के बारे में जिक्र किया, साफ कमेटी की रिपोर्ट में कर दिया गया। तो 7 साल से तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। और मैं एक बात और बड़े दावे के साथ बताना चाहता हूँ, मेरे पास उस लेटर की कॉपी है। 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले श्री वाड्रा जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का पत्र लिखा कि आप 2014 बदनाम करके नेता बनाकर जीते थे, तो आपने मेरे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया, आपको बताना पड़ेगा। तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या जवाब दे रहे हैं। रोड साहब थोड़ा सा इसको सही करते हैं। नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है सर, आवाज ठीक से आ नहीं रही रोड साहब की। रोड साहब इसको थोड़ा ठीक करिए, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, मैं मौका दूंगा आपको पूरा बोलने का। आप थोड़ा सा ऑडियो अपना ठीक करिए, ऑडियो प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। तंवर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए आप। देखिए, जो मलिक साहब ने जो बात करी, मुझे तो सिर्फ ये कहना है, जिस प्रकार के वीडियो विजुअल्स आए हैं और उनमें जिस प्रकार से वहां के स्थानीय जो एसएचओ हैं वो 3 घंटे तक वहां मौजूद हैं, और जिस प्रकार से उन पत्रकारों ने बताया है कि हमें धमकाया गया और वो वीडियो डिलीट कराया गया। तो मलिक साहब कंप्लेंट बढ़ना चाहते हैं, मैं तो स्वागत करूंगा। अगर इस बात को अशक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी। नहीं अब तो देखिए बहुत बड़ी बात कह दी ना मलिक साहब ने, वो तो खुद कह रहे हैं भाई शिकायत करता मैं बनूंगा, मैं चलूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, जब वीडियो तो विजुअल्स मौजूद है, लेकर आ गई है, चलते ना बड़े भाई मौजूद था, और पत्रकार इसका सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे बड़े भाई आप उनको लेकर आ जाइए, लेकिन मलिक साहब नहीं मानना चाहते और नहीं करना चाहते, तो भाई मैं बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, उनको लेकर आइए साहब, साथ चलते हैं। नहीं देखिए तंवर साहब चलिए मुद्दे पर आते हैं। तंवर साहब मुद्दे पर लौटते हैं। नहीं मलिक साहब ने कह दिया, मलिक साहब इनकार कर ही नहीं है इस बात से, काम है सर वो इनकार नहीं कर रहे हैं इस बात से जो आप कह रहे हैं। अगर आप समझिए, जिस प्रकार से पत्रकारों में आज रोष है, जिस प्रकार से एसएचओ का वीडियो है, अगर आप उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहते तो भाई मैं तो माफी चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इस पूरे बात को आप लंबा खींच रहे हैं, लेकिन मैं इसको तंवर साहब बिल्कुल, मैं मलिक साहब तंवर साहब मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हम डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक मसला आपने उठाया, एक मामला आपने उठाया, मलिक साहब ने कहा कि भाई मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं खुद इसमें कंप्लेनेंट बनूंगा। आप कंक्लूड करें, उससे पहले मैं इतना चीज बोल दूं। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसके लिए सिर्फ मैं और तंवर साहब नहीं, आप भी और अन्य प्रेस के दोस्त जो हमारे हैं वो भी उतने ही कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं जितने की
किसी और को होना चाहिए। अगर ऐसी बात है जो तंवर साहब कह रहे हैं कि प्रेस के लोगों को 3 घंटे बिठाया, ये तो उन्होंने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं करी है? और बाकी प्रेस वाले अगर साथ आए तो ऐसी चीज को तो ठीक है मलिक साहब समय बचेगा तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये मलिक साहब, ये सवाल दोनों के ओर से उठाया जा रहा है, इनेलो पार्टी की ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि इलीगल माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप बता दीजिए कि अवैध खनन प्रदेश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है पिछले 7 साल से ये अनवरत जारी है। देखिए, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, मैं ये आपको बता दूं कि चाहे वो पाली के पहाड़ थे या वो नारनौल के पहाड़ हैं या वो पचगांव के पहाड़ थे, जब इनका समय था तो रात को हर चोर रास्ते से ट्रकों के ट्रक आते थे और कोई रोकता रकाता नहीं था, और उन्होंने गांव के बीच बीच में से रास्ता बनाया हुआ था और वहां से मतलब कोई लिमिट नहीं थी। मैं आज ये बोलता हूं कि राजस्व भी बढ़ रहा है, गाड़ियां जो पकड़ी जाती हैं वो भी बढ़ रही हैं, जो उनसे फाइन लिया जाता है वो भी बढ़ रहा है। करोड़ों रुपए में फाइन है, करोड़ों गाड़ियां, मतलब 8,000 के करीब गाड़ियां टोटल पकड़ी गई हैं, 9,000। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर कठोर नहीं होती तो इस प्रकार के काम होते कैसे जी? नंबर 1। नंबर 2, स्टेट का रेवेन्यू कैसे बढ़ता? नंबर 3, अगर हमने इस अवैध खनन को संरक्षण दिया होता तो हम उनकी गाड़ियां क्यों पकड़ते, हम उनसे फाइन क्यों कलेक्ट करते? क्या हमारे को शौक है क्या? हम तो सीधे बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा जी, जैसे ये बोलते थे, और पहाड़ के पहाड़ साफ हो जाते थे, चाहे वो चौटाला साहब के समय हो चाहे वो कांग्रेस के समय हो। लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रश्न रखता हूं कि जब ये बात हो गई कि जांच कमेटियां बैठी हुई हैं, वो आएगा उसके ऊपर आप जरूर बोलें, लेकिन अगर आपके पास और ऐसे साक्ष्यात हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इसमें और कुछ भी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कुलदीप बिश्नोई, हुड्डा साहब, ये सारे ऐसे नेता हैं जो फोन करके डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी साक्षात इनके पास है, क्या ये सदन में रखने को तैयार हैं? क्या ये मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाके देने को तैयार है? अभय चौटाला जी की मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे विषयों पर फोन करके बात करते हैं, क्या ये तैयार हैं? अगर है कुछ तो, और हम इनका स्वागत करेंगे अगर ये कुछ ऐसे साक्षात देते हैं। बिल्कुल रोड साहब है नहीं, बट सिर्फ ढोल बजाते रहना। और सीधा सवाल है मलिक साहब का कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई तथ्य है, किसी तरह का कोई सबूत है, तो आप उसको लेकर आए, सरकार उस पर काम करेगी। आप ऐसे ही आरोप लगा देना, ये तो ठीक नहीं है ना। रोड साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? इनका शायद म्यूट पे है। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोड साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, म्यूट पे है रोड साहब। रोड साहब, आवाज आ रही है आपको? इनसे पूछ लीजिए, उसको अनम्यूट करिए। ऊपर भी किसी ने आरोप लगाया पैसों के लेन देन का रोड साहब के ऊपर, वो क्या विषय है? वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा ना मलिक साहब। चलिए लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है तंवर जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जो सवाल कांग्रेस पार्टी से वो पूछ रहे हैं मलिक साहब, वो सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास अगर कोई सबूत है, आप ला कर दें। देखिए, या सिर्फ वो हल्ला करना है? नहीं, हो हल्ला नहीं, तथ्यात्मक बात है। जिस प्रकार से आज विधानसभा की कार्रवाई में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सदन में कहा कि उस कंपनी को जो कि ब्लैक लिस्टेड है, आखिर मुख्यमंत्री जी को सीधा आवेदन करने का क्या औचित्य है, खनन विभाग में क्यों नहीं किया? इसका मतलब समझा दें रमन मलिक जी कि क्या ये मुख्यमंत्री के इशारे में उनको नहीं मिला? देखिए, हर विषय की प्रक्रिया होगी है, निश्चित तौर पे इसमें भी कोई प्रक्रिया होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आवेदन देना, ये बात कोई चैनल पे नहीं बोली जा रही, ये आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने सदन में बोली है, और सदन में बोली गई बात का कोई औचित्य है
ऐसा यशप आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो रमन मलिक जी कहना चाह क्रेडिबिलिटी रहे की बात, हैं, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलम और कैमरा पे जो पैरा है और गुड़गांव की घटना से ये बात सिद्ध हो गई है। ये जो फिर आप वहीं जा रहे हैं। हकीकत ये है कि पुलिस के साथ अमित, अगर ये इनके पास है तो वीडियो डिलीट करवाया ना चलते हैं। कह रहे हैं कि भाई मैं शिकायत करूंगा, आप करिए शिकायत, आप करिए ना 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 इस बात को आपके पास कोई सबूत है? प्रदेश के लोग मलिक सब भली बातें जान रहे हैं। और ये अरे तंवर साहब, अगर किसी प्रेस के साथ ऐसा होता है, आप मानिए मेरी बात, पूरा प्रेस जो है एकत्रित होके हल्ला बोल देता। ऐसा अगर होता तो, और अगर ऐसा हुआ है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उन कथित पत्रकारों को जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो आए और पुलिस कंप्लेंट कराएं, मैं भी उनका सहयोग दूंगा। पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कलम और कैमरे पे पहरा बैठा दिया है। और गुड़गांव में जिस प्रकार से पुलिस ने ये वीडियो डिलीट करवाया है, जवाब दे ये बात पूर्णतः सत्य साबित हो जाती है। लेकिन तंवर साहब आपसे सवाल ये किया था मैंने, तंवर साहब आप बार बार वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। बताइए कि जब अगर इस प्रकार की कोई चीज प्रेस के साथ होती तो वो आज चर्चा का विषय नहीं है सर, आज उसको लेकर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। अलावा मैंने ये भी बताया, जब सदन में बोली गई बात कि भाई मुख्य सदन में बोली गई बात के साक्षात रखने पड़ते हैं साहब, जवाब दे दे भाई, आखिर बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। से लेना होता है। अरे कोई भी सरकारी चक्कर देखो, हम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। ठेका दोबारा मिला अमित भाई बोलेंगे कि ये कंपनी इस काम को करने के योग्य नहीं है। अब ये लाख चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हालांकि मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन जवाब फिर से ले लेते हैं। तंवर साहब जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब सीधा सवाल उनका ये है कि एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने सीएम को आग्रह किया, सीएम को उसने आवेदन दिया और उसके बाद उसको अनुमति दी गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता दूं। हर एक आवंटन का सरकारी नियम है। कोई भी अफसर, चलो पॉलिटिशियन जो आपने आज तक देखे होंगे, जो एक पार्टी या एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या प्रोप्राइटरशिप कंपनियां, उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी सरकारी अफसर आवंटन बिना रूल बुक के नहीं करता। पॉलिटिशियंस को तो आप बोलिए कि चलिए उन सारे के सारे करप्ट हैं, 100 के 100 करप्ट हैं, लेकिन जो अफसर है क्या वो बिना रूल्स के दे देगा? क्योंकि एंड में जब कोर्ट इंक्वायरी करेगा अगर किसी चीज में, तो वो ये पाएगा कि अफसर ने रूल को फॉलो नहीं करा, तो इसका मतलब वो भी पकड़ा जाएगा। तो मैं ये समझना चाहता हूं आज के समय में कि बिना कानून के दे दिया जाएगा, बिना किसी परिधि के दिया जाएगा नहीं ना। वो तब दिया जाएगा जब कहीं पे भी वो वैध होता है चीज। जब लॉजिक ही नहीं है इनके सवाल का, तो उसका चाहे आप कितना भी जवाब दे दें, ये उसको वहीं बार बार घुमा के जाएंगे रिवर्स साइड में। जैसे एक बटन के फोन होते थे, उसमें रीड आई का बटन दब जाए तो वो करता जाता है। नहीं, वो आप जितनी बारी इस बात को रिपीट कर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके जवाब के उसमें एक बात बता दूं, जब कोविड काल में सरकारी संरक्षण में जब शराब की तस्करी हुई और कोविड काल में जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जब रजिस्ट्री को घोटाला हुआ, क्या कर दिया आपने? अरे साहब सुनिए, निलंबित किए। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ साहब, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। ज्यादा दूसरी जगह पे लगाया, ये प्रूफ दे दूं आपको? मैं आपको प्रूफ देता हूँ क्या होता है, मैं आपको चीज बताता हूँ। सुनिए, ये हरियाणा प्रदेश की जनता घोटाला हुआ, जब भर्ती घोटाला हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी भी अंदर गए उस समय के, लेकिन और अफसर भी गए या नहीं गए? हाँ या ना बताइए। जब भर्ती घोटाले में उस समय के मुख्यमंत्री और गए या नहीं? सवाल करना चाहते हैं आप वही बात कर रहे हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता तंवर साहब। कानून से ऊपर हो गया ना, एसईडी का क्या हुआ? कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आपके पास कोई भी, आपको ये लगता है अनियमितता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खुला हुआ है, आप जाते क्यों नहीं? प्रदेश में और दूसरे प्रदेश क्या आपके पास धूल जैसे लोग नहीं है? एसईडी के पास कोई पावर थी? आप सवालों से भाग सकते हैं।
भाग जाइए। साहब आपके पास क्या वकीलों की कमी है? निश्चित तौर पे जैसे पहले वकील दिखाया हुए थे में रोक लगाने के लिए, मैं आज सरकारी संरक्षण में शराब की तस्करी आपको ये लगता है कि हरियाणा प्रदेश ठीक है तो तो आप कॉल कर लीजिए ना। सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह है, आप मत मानो। हम कोर्ट में केस डालते थे, सत्ता दलों के केस हम कोर्ट में केस डालते थे। मैं आपसे आज बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य है और आपको ये लगता है कंपनी को दिया जाए, आप कोर्ट में इंक्वायरी मांगे। अगर हमारे को पास करिए ना, हमारे को जनता के सामने बेनकाब करिए, आप करते क्यों नहीं है? आप तो संरक्षित कर रहे हैं उनको। अमित जी, अगर इनके पास कोई भी सकते हैं और इनको ऐसा लगता है कोर्ट उसको सस्टेन कर सकती है, तो मैं चैलेंज करता हूँ अभय सिंह चौटाला को कि अभय सिंह चौटाला आपके पास अगर कोई भी सकते हैं और आप इसको प्रूव कर सकते हैं तो कोर्ट में वो डालिए और कोर्ट को बोलिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए। आप सरकार से क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो? ठीक है, हमने ये काम करा है। मलिक साहब, तंवर जी केस डाल के आप लोगों को बेनकाब करते रहे, कांग्रेस को बेनकाब करते रहे। बता दीजिए, शराब और स्ट्रीक के मामले में जो जांच आपने बिठाई, किसी अधिकारी को अंदर, अरे सर उस पर कई बार चर्चा हम कर चुके हैं सर, पूछ रहा हूँ ना तंवर जी, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से चर्चा करेंगे उस पर, कभी मौका आएगा। लेकिन आज विषय वो नहीं है सर, आज विषय वो नहीं है हमारा। मलिक साहब आप पहले जवाब। तंवर जी आपकी सुई एक ही जगह अटक गई है, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तंवर जी आपकी सुई एक ही जगह अटक गई है, आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे सर। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अरे सवाल तो सुनिए सर। लेकिन चलिए बोलिए आप, बोलिए। जिसकी लाठी इस प्रदेश को इस बेदर्दी से लूट रहे हैं, वो सबके सामने एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, किसी की आवाज समझ नहीं आ रही है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। पता है कि कोरा बोलते हैं और कांग्रेस सिर्फ अकेली प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसके पास सारी कंपनी परिवार की जो पार्टी है उसका सब पहले मेले हो चुकी है। अरे सर आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं आपके माध्यम से आपके अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ अभय सिंह चौटाला को कि अगर उनके पास कोई भी सबूत है हाई कोर्ट में डालें, पब्लिक इंटरेस्ट डालें और उसमें कोर्ट से इंक्वायरी मांगे। मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार। अरे बोलते रहिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है आप सीआईए डालिए, क्यों नहीं मांगे? मलिक साहब, प्रूफ इकट्ठे करना आपकी जो एजेंसीज है, जो आपने तीन वो लगा रखी है, आरोप अगर लगाते हैं तो उसका सबूत भी देना आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ हवाबाजी आरोप नहीं लगाएंगे, हवा में आरोप नहीं लगाएंगे, हवा में आरोप नहीं लगाएंगे, आपको सबूत देने। नहीं, लेकिन तंवर साहब अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है, तंवर साहब मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो सवाल मेरा आपसे है कि अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उस आरोप का आधार तो होना चाहिए ना सर। अब ऐसे थोड़ी है कि हमने कोई भी आरोप लगा दिया, भाई कोई भी आरोप अगर हम लगा रहे हैं तो उस आरोप का आधार तो होगा ना, कुछ ना कुछ बेस तो होगा उसका। तो क्या मेरे को उसका सबूत देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर मैं ये बोलूँ आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो क्या मेरे को उसके लिए सबूत देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसलिए मीडिया में आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन विधानसभा में कोई बात कहना जो रिकॉर्डेड है वो उसका अलग मतलब है। तो मैं विधानसभा में ये बोल रहा हूँ, जिसको खनन विभाग ने मना कर दिया था वो मुख्यमंत्री दावेदार देती है, तो इसका मतलब है या तो मांग करता हूँ उस कार्रवाई को विधानसभा कोर्ट में क्यों नहीं कार्रवाई करिए और या फिर अपने क्या जो सिस्टम है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। निश्चित तौर पर मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे रहे हैं और गार्डन घोटाले से मौत हुई है, ये सुनिश्चित हो जाए। आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप और क्या जवाब देंगे भाई, जब विधानसभा में सवाल आपके पास है तो आप वो क्यों जाते हैं? आप क्यों नहीं ये बोलते कोर्ट को कि सरकार गलत कर रही है? ये इन प्रूफों के बच्चे आपसे हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इससे नहीं निष्पक्ष जांच कराइए। आप क्यों नहीं ये करते हैं?
अरे निष्पक्ष जांच तो 3 दिन कमेटी जांच। अरे आप कोर्ट में मांगिए ना निष्पक्ष जांच। समय हो गया, आप हमको छोड़ दीजिए, आप अपने ग्रुप से मांग लीजिए निष्पक्ष जांच। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन मलिक साहब तो ये तो ध्यान आपको भी रखना होगा ना, सरकार को भी तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या वाकई में नियमों को ताक पर रखकर खनन हो रहा है, क्या इसमें नियमों का उल्लंघन वाकई में किया जा रहा है। कोई भी हादसा जब हो जाता है उसके बाद ही सरकार क्यों जागती है? उसके बाद ही आप जांच की बात करते हैं, उसके बाद ही आप बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी रेगुलर हम जांच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उसके पहले अगर आप सावधानी बरतें, अगर उसमें कोई कोताही ना बरती जाए तो हो सकता है कि ऐसे जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो सामने ही ना आए, उसमें कमी देखने को तो मिलेगी कुछ ना कुछ। अमित जी देखिए, मैंने भी यही बोला और माननीय मंत्री जी ने भी बोला, लेकिन अगर इनेलो के हमारे मित्र या विपक्ष में कोई भी ऐसा मित्र जिसको ये लगता है कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका क्या है? वो ये कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि सरकार गलत है और आप ये चाहते हैं तो फिर आप ये करेंगे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा के बोलेंगे कोर्ट को कि हाई कोर्ट से आप गुहार करेंगे माननीय न्यायालय से। नहीं लेकिन मलिक साहब, अगर सदन पटल पर कोई बात रखी जाती है, मलिक साहब इस बात को भी आप मानेंगे कि अगर सदन पटल पर कोई बात रखी जाती है तो उसके मायने होते हैं सर, उसके मायने होते हैं। मैं आपको याद करा दूं जो ये परमजीत सिंह वाला और दूसरे मामले आए थे, इसमें हाईकोर्ट में इंटरवेंशन के बाद महार विकास अघाड़ी के लोगों के ऊपर कोर्ट ने शिकंजा कसा कि नहीं कसा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को दुरुस्त करिए, क्योंकि सरकार जब अगर ऐसा लगता है विपक्ष को कि सरकार गलत कर रही है तो फिर विपक्ष का काम होता है, जैसे हमने करा, कोर्ट गए, कोर्ट से हमने बाकायदा ऑर्डर लिए, वो हम उसके पीछे लगे और हमने ये सरकार को मजबूर करा कि 2 मंत्री आज जो है इधर से उधर दरवाजा फिर रहे। अब मैं अपने विपक्ष से ये पूछता हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी साक्षात तो और आपको ये लगता है कि सरकार बाकायदा गलत कर रही है, तो मैं आज आपसे ये ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मलिक साहब जवाब ले लेते हैं। तंवर साहब जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। जिस प्रकार से खनन की परमिशन मिली, जो लाइसेंस मिला, निश्चित तौर पर उससे ये प्रतीत होता है कि चोर को तिजोरी की चाबी दे दी गई, जबकि खनन विभाग ने उस कंपनी को कह दिया था कि ये काम करने के लायक नहीं है, और ये बात पूर्णतः सत्य है। ये जितनी मर्जी, चलिए मेरे पास समय की कमी है। मलिक साहब आपका, तोड़ते रहे। तंवर जी आपका शुक्रिया, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज हंगामा हुआ है सदन के अंदर, क्योंकि 22 मार्च तक ये सत्र जो है वो चलने वाला है, उम्मीद ये की जा रही है कि इसी तरीके से आगे भी हंगामा जो है वो सदन के अंदर हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खनन जो है वो अवैध तरीके से हो रहा है या वैध तरीके से हो रहा है, क्या वाकई में इसमें नियमों की उल्लंघना हो रही है, क्या नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है, ये जांच का विषय है। और सरकार का ये कहना है कि 3 जांच हमने इस पूरे मामले में बिठा रखी है, जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अब जांच जब सामने आएगी उसको लेकर भी चर्चा हम जरूर करेंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट आएंगे।